नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात योगी मॉडल की। योगी मॉडल की चर्चा इस समय देश के कई राज्यों में हो रही है। हाल ही में फरीदाबाद में गृह मंत्रियों की एक मीटिंग हुई जिसके मुख्य अतिथि थे अमित शाह। इस बैठक में चिंतन शिविर में योगी के मॉडल की जमकर चर्चा हुई। चुनाव का मैदान हो या फिर कानून व्यवस्था का मामला, सीएम योगी के बुलडोजर की सब जगह चर्चा है। तो ये चर्चा क्यों है, ये सीएम का बुलडोजर मॉडल क्या है, इसके अलावा भी कानून व्यवस्था के मामले के अलावा भी अगर हम बात करें तो हेल्थ को लेकर के भी योगी की मॉडल की सराहना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की, WHO ने भी योगी मॉडल की सराहना की है। तो कुल मिलाकर के योगी मॉडल इस समय छाया हुआ है और खास तौर पर अपराधियों की शामत उत्तर प्रदेश में आई हुई है। आए दिन चाहे वो कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई तो हो ही रही है। इसके अलावा उनकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। पुराने मामले जहां अभी तक पैरवी नहीं होती थी, उन पुराने मामलों को खोला जा रहा है और न्याय की प्रक्रिया को द्रुत गति से चलाने की एक प्रक्रिया शुरू की है। निश्चित ही उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं और आने वाले भविष्य में भी इसके परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इन तमाम सारे मुद्दों पर कि योगी का मॉडल आखिर है क्या, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता संजय चौधरी। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, तेज तर्रार विधायक माने जाते हैं, वे इस पर अपनी राय देंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ेंगे। हम बात की शुरुआत संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय जी, आखिर ये योगी मॉडल है क्या? मैं बहुत लंबी चौड़ी बातचीत आपसे करने की बजाय, सवाल आपसे करने की बजाय सिंपल रूप से ये पूछना चाहता हूं, आखिर ये योगी मॉडल है क्या? क्या ये प्रचार किया जा रहा है या नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या वास्तव में जमीनी हकीकत ही है कि योगी मॉडल को देश भर में स्वीकार किया जा रहा है? संजय जी। देखिए, योगी मॉडल को अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो योगी मॉडल वो है जो दुनिया के 6वें सबसे बड़े प्रदेश या देश कहा जाए, उस उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद कोई सरकार रिपीट होती है तो वो अगर जनता इतने बड़े मत के साथ उसे स्वीकार करती है तो उसकी स्वीकार्यता के बारे में जनता की प्रतिबद्धता का मापदंड बताता है कि ये योगी मॉडल है जिसे जनता स्वीकार कर रही है। फिर ये मॉडल है क्या? ये मॉडल वो है कि जब राजनीति शास्त्र में कहा गया है कि राज्य की अवधारणा ही सिक्योरिटी पर आधारित है, सुरक्षा पर आधारित है, तो इसका जो सबसे बड़ा अवयव है योगी मॉडल का, वो सिक्योरिटी है। जनता को सुरक्षा की भावना से सुरक्षित कर देना, मैं समझता हूं कि योगी मॉडल की प्रायोरिटी नंबर 1 है। नंबर 2 प्रायोरिटी है उसकी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश का बजट साइज 5 साल के अंदर जस्ट डबल हो जाना, यह बताता है कि सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल बेसिस पे इस सरकार ने बेहतर काम किया है। और तीसरा है विकास। उत्तर प्रदेश ने विकास के नए मापदंडों को छुआ है, चाहे वो 5 शहरों में मेट्रो पहुंची हो, चाहे वो 5 एक्सप्रेस हाईवे बने हो, चाहे वो नए हवाई अड्डे बने हो, और जनता को सुरक्षा देने के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी के इस उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मॉडल ने नए मापदंड स्थापित किए हैं और जनता ने अपनी स्वीकृति देकर उस मॉडल पर अपनी मोहर लगा दी है। मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ भ्रष्टाचार का से मुक्त होना और भेदभाव से परे होकर योजनाओं को जनता तक पहुंचा देना इस योगी मॉडल का सबसे बड़ा स्टार पॉइंट है। मैं समझता हूं कि इन बेसिक मुद्दों के आधार पर अगर योगी मॉडल को परखेंगे तो राज्य की अवधारणा के सारे अवयवों पर बेहतर काम करके योगी जी ने जो मॉडल बनाया है और जनता ने उसे बार बार लगातार स्वीकृति दी है, और ऐसे स्वीकृति दी है कि सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद जनता ने उस पर मोहर लगाई थी, पुनः मोहर लगाई है। एक इसी मॉडल को हम योगी मॉडल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है संजय जी, हम आएंगे आपके पास। रविदास मेहरोत्रा जी से भी हम इसका जवाब ले लेते हैं। रविदास जी, योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हाल ही में गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी चर्चा हुई। आखिर योगी मॉडल इतना पॉपुलर क्यों है? क्या समाजवादी पार्टी भी मानती है कि योगी मॉडल सक्सेस है और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? जाहिर है आप विपक्ष से विधायक हैं, आपका नज़रिया कुछ और होगा। हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है।
योगी मॉडल ये है कि विपक्ष की और जनता की आवाज दबा दी जाए। जो लोग संघर्ष कर रहे हो उन जन संघर्षों को दमन से, जुल्म से और अन्याय से दबा दिया जाए। लोकतंत्र पर हमला किया जाए। जो बेबस, लाचार, कमजोर लोग हैं उनको परेशान करने का काम हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी, मरण बस्तियां, इनको उजाड़ने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है। दवाओं की खरीद करने का अधिकार न सीएमओ को है न सीएमएस को है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन बिना डिमांड के दवाएं खरीदने का काम करता है। आपको मालूम होगा कि 20 मई को स्वास्थ्य मंत्री ने छापा डाला और लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम में छापे में 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं मिली, जिसकी एफिडेविट निकल गई थी। जो दवाएं बेकार हो गई वो जनता का, गरीब जनता का पैसा था। और कोरोना काल में जो इंजेक्शन ब्लैक हो रहा था वो इंजेक्शन ट्रांसपोर्ट नगर के उस गोदाम के अंदर मिले, जो सड़क खराब हो गए थे। एक तरफ जनता स्वास्थ्य सेवाओं को न मिलने के कारण उनकी मौत हो रही थी और आज भी डेंगू में लगातार अस्पतालों में लोगों की मौत हो रही है। कहीं पर कोई डेंगू के इलाज की व्यवस्था नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रोटी, दाल, कपड़ा और दूध, दही पर टैक्स लगा दिया गया है। इस टैक्स के कारण से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है। योगी मॉडल ये है कि गरीब जनता के जो राशन है, आटा, दाल, चावल, उस पर भी टैक्स लगा करके उनकी रोटी, दाल, चावल छीनने का काम किया है। जो निराश्रित महिलाएं हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये योगी मॉडल है। और जो बेबस और लाचार लोग हैं उनको अगर उनके खिलाफ जातियां हो रही है, जुल्म हो रहा है और कोई संघर्ष करने का काम करता है तो उसको दमन और जुल्म से, तानाशाही से दबाने का काम हो रहा है। अगर हम विधायक थे, विधानसभा में पैदल जा रहे हैं तो पुलिस ने हम लोगों को बलपूर्वक रोक लिया और विधानसभा के अंदर भी हम अपनी बात नहीं कर पाए। हाउस चलता है तो जनता की आवाज उठती है। केवल चला हाउस 4 दिन एक बार और 5 दिन एक बार। अब उन मुद्दों को कौन उठाएगा? जो जनता परेशान है। कहीं पूरे प्रदेश के अंदर कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं। जब पानी बरसा तो नाले भर गए। ठीक है रविदास जी, ठीक है, आपके पास हम आते हैं। अंशु अवस्थी जी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, रविदास जी ने एक के बाद एक लगातार कई सारे आरोप लगा दिए हैं और इधर संजय चौधरी जी को आपने सुना होगा। संजय चौधरी जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं और योगी मॉडल को देश भर में स्वीकार किया जा रहा है। अब रविदास जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अंशु जी से सुन लेते हैं। अंशु जी, आप क्या सोचते हैं योगी मॉडल को लेकर के? उपाध्याय जी, सवाल हमारे सोचने न सोचने का नहीं। सवाल ये है कि जो योगी मॉडल जिस भारतीय नहीं, लेकिन दिखाई भी तो दे रहा है भाई, दिखाई भी दे रहा है। विदेशों में तारीफ हो रही है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में तारीफ हो रही है। जी जी जी, देखिए, मैंने इसीलिए क्या कहा कि सवाल हमारे विषय में सवाल ये कि उसके जनता के सामने उसका परिणाम। ठीक है रविदास जी, अंशु जी बोल रहे हैं, विधायक जी अंशु जी बोल रहे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी बहस में काफी समय है। जनता के बीच में योगी मॉडल किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बात भाजपा के नेता यहाँ पर कर रहे हैं तो ये बात तो समझ में आ गई है कि इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। आप दूध दही पर जीएसटी लगाते हैं, क्या लगा आज तक कभी दूध दही पर जीएसटी? क्या लगा भी कभी? आप जो 1000 से नीचे के कपड़े हैं, 1000 से नीचे के जूते हैं, उन पर आप जीएसटी लगाते हैं। कौन पहनता है उनको? सभी जानते हैं कौन पहनता है। दूसरा, आप छात्रों के लेकर जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए उसमें लगातार हम फिसड्डी बनते चले जा रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे बॉटम में बैठा हुआ है।
सबसे नीचे बॉटम में। आरबीआई कहता है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। भैया आप नीति आयोग की बात कर रहे हैं, मेरे पास में अंशु जी स्वास्थ्य सेवाओं की, एक मिनट। सुप्रीम कोर्ट ने योगी के स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ की, इसके अलावा WHO ने भी उनके प्रबंधन की तारीफ की है, और विदेश में ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं मंत्री जेसन वुड, उन्होंने कोविड-19 के प्रकोप को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है। अब आपका जवाब। देखिए उपाध्याय जी, मैं तो ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी विशेष विषय पर तारीफ की हो। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा कोई कमेटी है, कोई टीम है कि जिससे वो इस बात का मूल्यांकन कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो कानून के मामले में अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने वाले हत्यारे मंत्री जिसको भाजपा सरकार आज भी बचा रही है, उस पर फटकार लगाई थी। तो कानून को लेकर अगर कोई बात, हाँ अगर कोई स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके की उन्होंने कोई हाई पावर कमेटी बनाई हो, सुपरविजन को लेकर कोई बनाई हो, उसकी रिपोर्ट आई हो तो बात समझ में आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के लोग तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। उत्तर प्रदेश के लोगों को तो बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, और ये तो उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई और विदेशी लोगों की बात करें जिनको लेकर ये पानी पी पी के कोसते हैं। आज तो इनको ऑस्ट्रेलियाई लोग बड़े अच्छे लग रहे हैं जो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इनको वो अच्छे नहीं लगते हैं जिनको ये पानी पी पी के कोसते हैं। तो ये तो वो लोग हैं, ये दोहरी बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घट रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। बिल्कुल अंशु जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अंशु जी से ही बातचीत की शुरुआत होगी। ब्रेक के बाद एक नया एहसास है, आगे बढ़ने का विश्वास है, क्रांति की है नई लहर, संग लाए जो एक सुंदर शहर। अपनाओ शुरुआत में इस एक बार जहां हो, पैसे और समय दोनों बचाए, संग अपनों के खुशी के लम्हे बिताए, गेहूं सुरक्षित बढ़िया उपज पाए, उम्मीद से ज्यादा मंडी में कमाए। पीआई का अवकीरा, गुल्ली डंडे पर काबू, बुवाई से कटाई तक। सेब घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, भ्रष्टाचार इनकी पहचान। यहाँ सच्ची सेवा, पारदर्शिता और ईमानदार सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ठीक है अंशु जी, अपनी बात जारी रखिए। देखिए अंशु जी, क्या कहा कि इस देश की वित्तीय व्यवस्था पर, वित्तीय स्थितियों पर अगर सबसे कोई अथॉरिटी प्लेटफॉर्म है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी हो गई। नीति आयोग जो हर क्षेत्र में देखता है, उनके पास विशेषज्ञ हैं, वो कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश फिसलती है। अब आप बताइए, क्या उस नीति आयोग की रिपोर्ट को माना जाए या सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय विशेष पर टिप्पणी की उसको माना जाए? दूसरा, एनसीआरबी जो अपराध को लेकर देश में डाटा और आंकड़े इकट्ठा करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर 1/4 अत्याचार होता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जलाने की और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अरे साहब, प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की महिला को न्याय वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ रहा है। ये क्या बात करेंगे संजय चौधरी जी? ये तो वो स्क्रिप्ट जैसी पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी संजय जी से ही जवाब ले लेते हैं। मानव स्वभाव की ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे प्रदेश में संजय जी ने आपकी पूरी बात सुन ली। संजय जी, आपने रविदास जी को भी सुना और अंशु जी, दोनों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बताना चाहिए कि जो इन्होंने कहा है उसमें कहां तक सच्चाई है, और यदि इन्होंने कहा है वो सच है तो क्या ये चिंताजनक नहीं है? संजय जी,
इस पे मेरी आपत्ति है उपाध्याय जी। देखिए, जो मैंने कहा है वो सही है या गलत है ये आपको बताना होगा। भाजपा के लोग कभी नहीं, वो तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बात देश का चौथा स्तंभ नहीं, जवाब तो वही देंगे अंशु जी। अंशु जी जवाब तो वही देंगे। अंशु जी, मैं तो मीडिएटर हूं, मैं तो आपके बीच में सेतु का काम कर रहा हूं। जवाब तो भाजपा के ही लोग देंगे, मैं कैसे उनका जवाब दे सकता हूं? आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं ये मानता हूं कि आपने आरोप लगाए हैं। अरे अंशु जी, जवाब भाजपा ही देगी। अंशु जी, अरे थोड़ा सुन लीजिए। अरे भाई अंशु जी, जवाब तो संजय जी देंगे ना। मैं तो आपसे सवाल करूंगा भाई, संजय जी कुछ बोले, अगर आप उससे सहमत न हो, मेरी बात तो सुनिए अंशु जी। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, मैंने कहा ही नहीं आप झूठ बोल रहे, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, मैं अंशु जी मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, आप आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। मैंने यही कहा कि संजय जी जो आंकड़े अंशु जी ने और विधायक जी ने दिए हैं उन पर आप अपनी बात कहिए, ये मेरा कहना है। जवाब भाजपा ही देगी। मैं तो आप तीनों के बीच में सेतु का काम कर रहा हूं और सवाल वो है जो जनता की तरफ से हम लोगों के जहन में आते हैं, जनता जानना चाहती है। मैं एक माध्यम हूं केवल, जवाब संजय जी ही देंगे। आप उनका जवाब सुनिए, आप उनके जवाब से सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप उनके जवाब के बाद अपनी बात रखिए। अंशु जी प्लीज। संजय जी। देखिए, मैं अंशु जी को कांग्रेस पार्टी के लोगों की ही रिपोर्ट में इनके सामने रखना चाहूंगा। अंशु भाई और रविदास की तरह गौर से सुनिए। अरे रविदास जी थोड़ा सुन लीजिए भाई। अरे सुनिए अंशु भाई। विधायक जी, रविदास जी, संजय जी को बोल लेने दीजिए। रविदास जी आपके पास आऊंगा, संजय जी को बोल लेने दीजिए। भाई संजय जी आपकी बात का जवाब तो देंगे ना। आयोग कांग्रेस पार्टी का नहीं है, मेरी बात सुनिए, आपकी दोनों अंशु भाई आपके सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका नाम है आनंद शर्मा। राज्यसभा में आपके जो संसदीय दल है उसके लीडर हैं। आनंद शर्मा का नाम आपको पता है अंशु भाई? कांग्रेस के नेता हैं, आपकी जानकारी में है। राज्यसभा में वो आपके लीडर ऑफ हाउस हैं, आपके संसदीय दल के नेता हैं। और वो जो गृह मंत्रालय की जो समिति है उसके अध्यक्ष होते हैं। उनकी एक रिपोर्ट है, अभी आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा देश के अंदर महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा काम किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये संसद के पटल पर कांग्रेस के संसदीय दल के नेता राज्यसभा में आनंद शर्मा ने प्रस्तुत की है। अभी आप चेक कर लीजिए, आपके पास टाइम है, गूगल कर लीजिए, आपको रिपोर्ट अभी मिल जाएगी। वो पटल पर रखी जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि आप कांग्रेसी होने के नाते अपने कांग्रेसी संसदीय दल के राज्यसभा के लीडर की रिपोर्ट को पढ़िए। और वो रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश भर में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अच्छा, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, कांग्रेस की बात नहीं मानेंगे, आप जनता की बात मानेंगे ना। जनता ने क्या निर्णय दिया? जनता ने भी तो निर्णय उस योगी मॉडल के आधार पर दिया। योगी मॉडल को स्वीकार किया, और स्वीकार किया और अस्वीकार किसको किया? आपको अस्वीकार किया। इतना अस्वीकार किया कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन लौट के जनता का सामना करने के लिए रायबरेली नहीं जा सकती। स्थिति इतनी नहीं है, आपकी हैसियत इतनी खराब है, जनता का सामना आप नहीं कर सकते। लखीमपुर के चुनाव में आप अपना प्रत्याशी उतारने की हैसियत में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जनता की समस्याओं से रूबरू नहीं, आप जनता के बीच में नहीं जा सकते। आपके आरोप हवा हवाई हैं। जनता इस योगी मॉडल को स्वीकार कर रही है। क्यों? क्योंकि योगी अपराधियों की छाती पर बैठकर उन अपराधियों का दमन कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में पूरी समानांतर सरकार को चलाया करते थे। ऐसे अपराधियों को संरक्षण को पंजाब में मिलता है,
इस समय आम आदमी पार्टी के जो जेल मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री ने पंजाब की विधानसभा में इस बात संजय चौधरी जी ने कांग्रेस आप उस रिपोर्ट को देखिएगा, लेकिन अपने बारे में नहीं बताएंगे। पिछली बार कांग्रेस के जेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के अपराधी को अपने यहाँ रखने के लिए तो आखिर जो आपके नहीं, आपको भी पूरी आपको पूरा समय मिलेगा अंशु जी, आप बोलिए। आपकी पार्टी के विधायक अपराधियों को बचाएंगे, आप अपराधियों को संरक्षण देंगे, लेकिन अगर योगी जी जनता के बीच में अपराध के माध्यम से जनता को आतंकित करने वालों पर कार्रवाई करेंगे तो वो मॉडल आपको पसंद नहीं आएगा। हम घर घर बिजली पहुंचाते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा। हम घर घर लोगों को पानी पहुंचाते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा। हम घर घर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा। हम लोगों को वैक्सीनेशन कराते हैं, क्या आपको पसंद नहीं आएगा। हम भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोगों तक उनके खाते में पैसा पहुंचाते हैं, ये आपको पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और अपराधियों के साथ ही कांग्रेस इसीलिए योगी मॉडल का विरोध करती है और इसीलिए योगी मॉडल की जिस प्रकार से जनता ने स्वीकार किया और आपको अस्वीकार किया है, यही योगी मॉडल की सबसे बड़ी सफलता है। और आपका राजनीतिक दल जनता से इसीलिए दूर हो गया है। आप जनता का सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो योगी मॉडल जनता ने स्वीकार किया है, जनता ने अपनी मोहर लगाई है, जनता उसके पीछे खड़ी है और इसीलिए चूंकि आप मुद्दों से दूर हैं, जनता की भावनाओं से दूर है, सरकार की बेहतरी के प्रयासों का आप खंडन करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको खंडित करती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, इन्होंने कहा कि आपने सदन बुलाया, सदन में बहस नहीं हुई। बहस करने कौन नहीं आया? समाजवादी पार्टी के लोग जब बहस हो रही थी उस समय धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। आपको सदन में आना चाहिए था, अपनी बात करनी चाहिए थी, अपनी बात कहनी चाहिए थी। तो सदन में ना आकर समाजवादी पार्टी ने जनता की समस्याओं को उठाने से इनकार किया और यही योगी मॉडल है कि जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए, एसी के कमरे में बैठकर ट्वीट मत कीजिए, जनता से अपने संबंधों को बना के रखिए। और यही है योगी मॉडल, जो विकास भी करता है, जो सुरक्षा भी देता है, जो भ्रष्टाचार भी खत्म करता है और लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाता है। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी। रविदास जी सवाल लेते हैं। रविदास जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, पिछले 5.5 साल में घोषित, जिन पे इनाम घोषित था, ऐसे माफियाओं की 4,500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ 428 मुकदमे दर्ज किए और मुकदमे दर्ज करके गैंग के 906 सदस्यों को और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 436 अपराधियों को जेल भेजा है। तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, तो आंकड़े कुछ और कहते हैं, आपका आरोप कुछ और कहता है। रविदास जी, देखिए पूरे प्रदेश में कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। लखनऊ शहर के अंदर ही विभूति खंड में एक बेटी कोचिंग पढ़ने जा रही थी, उसका अपहरण करके, सामूहिक बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया। उसी एक दिन के बाद फिर गोमती नगर में एक महिला का अपहरण करके, उससे बलात्कार करके उसको फेंक दिया गया। लखीमपुर के अंदर मां के सामने 2 बेटियों को खींचकर खेत में सामूहिक बलात्कार हुआ और बलात्कार होने के बाद एक ही रस्सी के दोनों कोनों से दोनों बेटियों को टांग करके लटका दिया गया। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है। अगर अपराध जब होंगे, घटना होगी और पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने का काम नहीं करेगी, तो ये आंकड़े आप दिखाएंगे कि अपराध कम हो रहा है। अपराध में बेतहाशा बढ़ती हुई है। अभी मोहनलालगंज में एक शातिर अपराधी उप मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा था, जिसके ऊपर जो है वो करीब 20 मुकदमे हैं। उप मुख्यमंत्री को स्वागत करने का काम कर रहा है। प्रदेश के कई मंत्रियों की गाड़ी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस को मालूम है कि अपराधी मंत्री की गाड़ी में घूम रहा है। पुलिस को अपराधी को पकड़ने की हिम्मत नहीं है। जब अपराधी को पकड़ने की हिम्मत नहीं होगी, तो फिर अगर हर तरीके से बंद करके, फर्जी काउंटर करके, लोगों को बेगुनाह लोगों को पकड़ करके आप अगर मार देंगे,
तो उससे क्या भरपाई हो जाएगी? ये काम न्यायालय का है। जी। कोई जो अधिकारी है वो न्यायाधीश नहीं हो गए, लेकिन आज जो है वो सब न्यायाधीश बन गए। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। मैंने एक सवाल किया था कि 20 मई 2022 को ट्रांसपोर्ट नगर में लखनऊ मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के दफ्तर में गोदाम में जो दवाएं पकड़ी गई थी 16 करोड़ 40 लाख रुपए की, वो दवाएं कौन सी थी और उसकी डेट क्यों निकल गई सारी की? कौन दोषी है? उसके किसी भी डायरेक्टर के घर पर चढ़ा बुल्लोना, किसी के घर की कुर्की हुई, किसी की वसूली हुई? अगर जो जनता के दवाएं थी उन दवाओं को डेट निकल गई, सारी डेट निकल गई और जनता को दवाएं नहीं मिली। और रविदास जी, जो अभी जो कुर्की की कार्रवाई हो रही है, अभी जो कुर्की की कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ हो रही है, उसे आप क्या मानते हैं? क्या वो कार्रवाई गलत हो रही है? क्या वह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि तमाम ऐसे अपराधियों पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है जो कुख्यात रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई गलत की जा रही है? हम तो राय देंगे नहीं, जब राय आप नहीं देंगे तो आप मेरी बात, मेरे सवाल को न सुन रहे हैं न जवाब दे रहे हैं। सुनिए जी, पूछिए जी जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान में योगी जन समस्याओं को लेकर के बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अखिलेश यादव जी की अगुवाई में विधानसभा जा रहे थे, बैरिकेडिंग करके पूरे एक नहीं 5 बैरिकेडिंग करके विधायकों को वन पूरा रोकने का काम किया गया। कहाँ का लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र की प्रदेश में हत्या हो गई है। प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो फर्जी मुकदमे लगा करके उसको जेल में बंद करने का काम हो रहा है। ये सरकार दमन जुल्म तानाशाही से चल रही है। ये सरकार अन्याय करने का काम कर रही है। असत्य पर और फर्जी आंकड़े लेकर के जमीन पर कहीं कोई बजट नहीं आया है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कहीं पर सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। लखनऊ शहर के अंदर ठीक है, मुख्य सड़कें हैं, ठीक है, ठीक है, केसर से और जाइए। ठीक है, आप उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो आप पहले भी कह चुके हैं। अंशु जी, एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश को सबसे आगे बताया गया है। एनसीआरबी के ये आंकड़ों में यूपी देश के लिए नजीर बना है। यूपी की तस्वीर बदल रही है और सीएम योगी की सख्त प्रशासक की जो छवि है वो सामने आई है। तो तीखे तेवर, कड़े निर्णय, अपराधियों पे कार्रवाई, इन सब के बावजूद भी आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जी अंशु जी, अब आपका जवाब। देखिए उपाध्याय जी, हम तो इस बात से आपके चूंकि चैनल पर बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात हो रही, नहीं तो आजकल के क्या हालात है न्यूज चैनलों के, आप समझ सकते हैं डिबेट क्या होते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि विषय पर चर्चा हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। संजय चौधरी जी कह रहे थे कि हैसियत की बात कर रहे थे, साहब बड़ी जल्दी हैसियत पर उतर आए। खैर, हैसियत आपकी जनता ने बहुत बड़ी बनाई थी, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाए। इच्छा शक्ति अगर दिखाते तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी 35 साल में सबसे ज्यादा है वो घटती। आपकी हैसियत तो उसमें होनी चाहिए थी। आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि आधी रात को आपने एक बेटी को जलवा दिया। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हैसियत की बात की थी। अंशु जी, दूसरा, अंशु जी माफ कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपसे ही बातचीत शुरू होगी। छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक के बाद आपसे मिलते। मेरा पेंशन बड़ा अच्छा लगा। जय राम जी का काम हमें सच्चा लगा। वोट भाजपा को पक्का रहा। महाराज पक्का। डबल इंजन सरकार ने बदला है रिवाज। पहले 80 साल की उम्र से मिलती थी पेंशन, अब 60 साल से ही बुजुर्गों को मिलने लगी है। रिवाज बनाएंगे फिर आज फैलाएंगे। एक नया एहसास है, आगे बढ़ने का विश्वास है। क्रांति की है नई लहर, संग लाए जो एक सुंदर शहर। अपना वो शुरुआत में इसे एक बार जहां
सुरक्षित बढ़िया उपज पाए, दाम उम्मीद से ज्यादा मंडी में कमाए। पीआई का अवकीरा, गुल्ली डंडे पर काबू, बुवाई से कटाई तक। जी अंशु जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आप ही का जब नंबर आता है तो ब्रेक भी लेना पड़ता है। अंशु जी प्लीज। कोई बात नहीं। देखिए उपाध्याय जी हैसियत की बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया उनका हैसियत का परिपेक्ष क्या था। सवाल ये है कि जब वो कांग्रेस की हैसियत की बात कर रहे थे, व्यक्तिगत नहीं। तो हमने सरकार को झुकाने का काम किया है जनता के मुद्दों पर, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी विपक्ष की ताकत है। भले ही हमारा वोट प्रतिशत कितना भी कम हो, लेकिन हमने लखीमपुर के मुद्दे पर इसी सरकार को झुकाने का काम किया, हाथरस के मुद्दे पर सरकार को झुकाने का काम किया, कुंभा के मुद्दे पर यही जो झूठ बोलते चैनल पर बैठ के लोग, यही झुकने का काम, झुकाने का काम किया। और आप क्या बात करेंगे हैसियत की? आप विपक्ष में थे तो संसद के अंदर फो फो रो रहे थे। आज आपको जनता ने गद्दी पर बिठा दिया है तो अहंकार मत करिए कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। अहंकार आपका क्या रहेगा? आपको जो हैसियत अपनी बनानी चाहिए थी वो आप इच्छा शक्ति नहीं जुटा पाए। प्रदेश में जब शिक्षा मित्रों अनुदेशकों से प्रधानमंत्री ने वादा किया था, आप किस हैसियत की बात करते हैं? आज 8 साल हो गए, लगातार बेचारे रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, एक भी पेपर सुरक्षित नहीं हो पाया। और आप बात करते हैं हैसियत की, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दे पाए। गड्ढा मुक्ति की बात कर रहे थे, अभी कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने समीक्षा की है, 10 दिन बचे हैं और मात्र 30% काम की हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अपनी हैसियत का, अपनी ऊर्जा का जो जनता ने आपको दी है उसको सही दिशा में लगाइए। हमको हैसियत मत दिखाइए, क्योंकि हम तो विपक्ष में जब चाहते हैं आपको अन्याय के खिलाफ लड़कर आपको झुकाते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी। जब आप विपक्ष में थे तो आप संसद में रोने का काम करते थे, रोने का। अरे भूलिए मत, और फिर आपको विपक्ष में बैठना है। अगर हिम्मत है, हैसियत है तो बेरोजगारी कम करिए, हैसियत है तो कम करिए उत्तर प्रदेश में अपराध। लखीमपुर में आपका प्रत्याशी कौन है? बात कर रहे थे, लखीमपुर में आपका प्रत्याशी कौन है? मंचों पर पाए जाते हैं। अरे लखीमपुर में आपका प्रत्याशी कौन है भाई, जरा बताइए। अपराधी तो लखीमपुर में प्रत्याशी कौन है, जरा बता दीजिए। क्या बात करेंगे? अरे जनता को अपनी स्थिति बताइए। लखीमपुर उपचुनाव में आपका प्रत्याशी कौन है, जरा नाम बता दीजिए। लखीमपुर उपचुनाव में आपका प्रत्याशी कौन है? लेकिन ये हमसे सवाल कर रही है, जनता भी आपसे सवाल कर रही है। सवाल राजनीतिक है, उपचुनाव में आपका प्रत्याशी कौन है? आप सत्ता में आपकी जिम्मेदारी है जवाब देना। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, और हैसियत आप हमको बताते हैं। अरे आप अपनी हैसियत देखिए पहले। लखीमपुर में आपका प्रत्याशी कौन है? संसद में रोते थे और हमको हैसियत का प्रत्याशी का तो नाम बताओ मेरे भाई। प्रत्याशी का नाम बात कर ले बेरोजगारी पर, हिम्मत नहीं बात कर ले अपराध पर, हिम्मत नहीं बात कर ले जो भ्रष्टाचार मंत्री बैठकर कर रहे हैं, मंत्रियों और सचिवों के बीच में गठजोड़, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तो जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। अरे सोनिया जी, राहुल गांधी और आपके जीजा तीनों तो बेल पर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हो यार। तुम्हारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या भ्रष्टाचार की बात करोगे? भ्रष्टाचारियों के सचिव जो सुप्रीम कोर्ट से बेल पर घूम रहे हैं वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे? अरे जो भ्रष्टाचारियों की सबसे बड़ी पार्टी के नुमाइंदे बात करेंगे, इसीलिए जब भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योगी जी जनता तक राशन पहुंचाते हैं, जनता तक उसके पैसे को पहुंचाते हैं और भ्रष्टाचार से मुक्त, भेदभाव से मुक्त होकर पहुंचाते हैं, तभी कांग्रेस जैसा भ्रष्टाचारी दल जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर घूमते हैं, अरे एक परिवार और उसके 30 सदस्य बेल पर घूमते हैं, इससे बड़ा उदाहरण देता। और यही योगी राज की सबसे बड़ी सफलता है और जनता का विश्वास योगी जी के साथ है। और राज्यों में भी योगी मॉडल की प्रशंसा हो रही है, उसको फॉलो किया जा रहा है। यही है योगी राज जो विरोधी भी उसे स्वीकारते हैं। और आनंद शर्मा का वक्तव्य मुझे लगता है आपको आज की नींद हराम कर देगा।
तो भाजपा के नेता जो धरने पर बैठ रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनकी चर्चा करिए। आनंद शर्मा जी हिमाचल चुनाव में आपको दिख जाएगा उसका परिणाम। अरे वो तो पुरानी बात हो गई अंशु जी, बहुत पुरानी बात हो गई। उसके बाद तो योगी जी चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। आपकी इतनी बड़ी सरकार की इतनी हैसियत नहीं कि नौजवानों के अंशु रोजगार जी पर बात कर लें। हैसियत नहीं है, हैसियत। अंशु जी, मैं चैलेंज करता हूं कि अंशु जी, रोजगार का मुद्दा और ये तमाम सारे जो मुद्दे, अपराध पर बात करो, संजय जी, की हैसियत नहीं है। बेरोजगारी पर बात करो ना। आपके सबसे सहेते जिनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, गहलोत साहब का राज्य है राजस्थान। राजस्थान में 21% का रेशियो है बेरोजगारी का और उत्तर प्रदेश में 3.5 का है। आपके राज्यों से और आपके चहेते नेता से भी ज्यादा सवाल उठाइए ना, कौन मना करता है? योगी के शासन में कर रहा है। इसीलिए देश में, प्रदेश में, विदेश में योगी राज का डंका बज रहा है और यही राज का जो डंका है वो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है, जनता को स्वीकार हो रहा है। इसीलिए बताइए ना उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नहीं। ठीक है, रविदास जी से सवाल ले लेते हैं। रविदास जी सवाल ले लेते हैं। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे में किसी को बात समझ में नहीं आएगी। रविदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, विधायक रविदास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमें उनकी सुन लेना चाहिए। इसलिए हटाया आपने। रविदास जी आप बताइए ना केशव मौर्य को क्यों हटाया? ठीक है अंशु जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। रविदास जी ठीक है, ठीक है, लूट मची हुई थी। मैं आपके पास आता हूँ अंशु जी। अंशु जी आपकी बारी आएगी। हमारे साथ रविदास जी भी जुड़े हुए हैं। रविदास जी से मेरा एक सवाल है। बहुत याद आ रहे हैं दिनेश अंशु जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंशु रविदास जी एक मेरे पास एक और आंकड़ा है। पिछले जब से एक मिनट संजय जी मैं आता हूँ आपके पास। रविदास जी से एक सवाल ले लेते हैं। रविदास जी, दिनेश खटीका एज ए मिनिस्टर उन्होंने आरोप लगाया कि रविदास जी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे अंशु जी रविदास जी को बोलने देते, फिर मैं आपके पास आता हूँ। क्या बात करेंगे? आजमगढ़ में कितना वोट? संजय जी प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भाई, संजय जी नहीं सकते चौधरी साहब। जीत और हार से जो आपका नकारापन, आपका निकम्मापन वो छिपने वाला नहीं है। वोट तो जनता देती है, दे देगी। ठीक है अंशु जी। रविदास जी से हम एक सवाल लेते हैं। रविदास जी, पिछले 6 साल में, लगभग 6 साल होने को है योगी सरकार को, पिछले 6 साल में 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ है। अगर आप समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद करें तो 100 से अधिक दंगे रिकॉर्ड में है। तो योगी सरकार का यह दावा रहता है कि इनकी सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ 2021 की एक घटना को छोड़ के। जी रविदास जी, अभी जो है उपाध्याय जी सुल्तानपुर में जो नवमी थी, तो नवमी के दिन जो है वो तमाम दुकानों में आग लगा दी गई, पूरा कर्फ्यू लगा रहा। कितने लोग जेलों के अंदर बंद हुए हैं, पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है वो कितने लोगों को बेरहमी से मारा गया है। कोई अगर अपनी एक गाय लेकर के आ रहा है तो उस गाय के जो लेकर के आ रहा है उसको पीट करके इतनी घटनाएं हुई हैं और पूरे प्रदेश भर के अंदर कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधी जो है वो भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जो है मर्डर का केस चल रहा है। 2002 में समाजवादी पार्टी के भारतीय जनता का हत्या करने का काम हुआ, उन पर मर्डर केस चल रहा है। जो उनका बेटा है 5 लोगों की हत्या करने का दोषी जिम्मेदार है। पूरे प्रदेश उनके घर में कुंडी कराई गई, उनके तला घर में बुलडोजर, जिन्होंने लखीमपुर में किसानों के आंदोलन पर 5 लोगों की हत्या करने का काम किया था। अब लखनऊ शहर के अंदर बता रहे हैं आपसे कि डेंगू को लेकर के अस्पतालों में कहीं कोई बेड नहीं है, जमीन पर लोग लेटे हुए हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। 20 लोग लखनऊ शहर के अंदर डेंगू से मर गए। सरकार डेंगू से रोकथाम करने के लिए कहीं कोई भी काम नहीं कर रही है, कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं। जनता जो परेशान है, जनता का जीवन दुर्भर हो गया है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं।
और लोग जो हैं, जो आज नौकरियां हैं, लोगों की नौकरियां मिलने के स्थान पर नौकरियां जा रही हैं, लोगों की आय आधी हो गई है और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होने का काम हो रहा है। गरीब आदमी का जीवन दुभर हो गया है, कहीं विकास का कोई काम हो रहा है। आप निकलिए लखनऊ शहर के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं, केसरबाग जाइए, आप मेडिकल कॉलेज जाइए, कचहरी के आगे जो रोड बनी हुई है, आप लखनऊ शहर में कहीं घूमिए, बताइए कहां पर विकास का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं, हम आपसे कह रहे हैं आप डेट नोट करिए और 15 तारीख की शाम को आप डिबेट रखिएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढों से हल हो जाएंगी, लेकिन 15 तारीख को आप देखिएगा पूरे प्रदेश में कहीं पर भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं होंगी। झूठ बोलने से, जनता को गुमराह करने से मॉडल नहीं बनते हैं। अगर मॉडल बनाना है तो मॉडल ऐसा बने कि लोगों को लगे कि आज महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, आज पूरी तरीके से जनता परेशान है। ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इतने कम समय में सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है और जनता को ये एहसास हो गया है कि हमने दोबारा भाजपा की सरकार बना करके बहुत बड़ी गलती करने का काम किया है। ये जनता को एहसास हो गया है। अब आप बताइए कि हम लोगों ने बनाया था आगरा, वहां फाइटर प्लेन उतरे थे और बुंदेलखंड में उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के 2 दिन के बाद सड़क धंस गई। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस सड़क जो है वो टूट गई। इतना भ्रष्टाचार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सारे मंत्री अधिकारी केवल लूट करने में लगे हैं, जनता के पैसे को लूटने में लगे हुए हैं और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कोई सीएमओ के कहने से, सीएमएस के कहने से कोई दवाएं नहीं आ रही है। उनको लोकल परचेज करने का दवाइयों का अधिकार नहीं है। दवाएं खरीदने का काम करता है मेडिकल सप्लाई कमीशन, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है और दवाओं की डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और हो रही है और उसमें भारी कमर का काम हो रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य आपकी तमाम बातों का जवाब संजय जी से ही ले लेते हैं, उसके बाद अंशु अवस्थी जी से बात करेंगे। संजय जी, रविदास जी ने एक के बाद एक लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं कुछ मुद्दों पे रविदास जी ने जैसे कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात महाराज जी ने कही है, इसके अलावा अस्पतालों की जो बात है, डेंगू पर अव्यवस्था की जो बात है, कई सारे ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और ये चिंताजनक पहलू भी है। इन तमाम सारे मुद्दों पर आपकी राय क्या है? दूसरा, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और सरकार का एक्शन क्या है? जी संजय जी। देखिए, रविदास जी ने जो कहा, इन्होंने जो 2-3 बातें मुख्यतः उठाई हैं, गड्ढों की बात की है। गड्ढों के लिए 15 नवंबर तक का टाइम दिया है और मुझको लगता है कि टाइम के पहले जो योगी जी ने बैठक करके 15 नवंबर तक का टाइम दिया है, रविदास जी को उस समय का इंतजार करना चाहिए और 15 नवंबर के बाद जो समय सीमा तय की है उसी के बाद में इनको कोई राय रखनी चाहिए। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार हो रहा है, इसे जनता स्वीकार कर रही है। तीसरी बात, रविदास जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जनता जाग गई है और जागने के बाद जनता को लगा कि ये निर्णय ठीक नहीं है। तो हम तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव के बाद जनता जाग गई है और अखिलेश यादव और आजम खां साहब के लोकसभा क्षेत्र की भी जनता ने जागने के बाद रविदास जी के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव जी और आजम खां साहब दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी को हरा दिया। तो ये जनता के जागने का नमूना है। मुझे लगता है रविदास जी को ये याद रखना चाहिए। रविदास जी छोटी छोटी बातों को लेकर जेल जाने के लिए मशहूर थे। ये जब भी कोई समस्या होती थी तो जेल जाते थे और अब चूंकि समस्या नहीं है इसलिए जेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो रविदास जी तो विरोध प्रदर्शन करके तुरंत जेल जाते थे। इस प्रकार का रिकॉर्ड है। तो मुझको लगता है चूंकि समस्याएं नहीं है इसीलिए रविदास जी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे और जेल नहीं जा रहे, वरना जब तक ये हमारे साथ थे, भाजपा के साथ थे, तब तक ये बहुत संघर्षशील हुआ करते थे
और ये इमरजेंसी की बात कर रहे थे। अरे इमरजेंसी में तो आप जेल में गए थे। आपको लगता है जो घोषित इमरजेंसी है उसमें आप जेल में थे? अघोषित इमरजेंसी में 5 साल आप कितनी बार जेल गए रविदास भाई, जरा बताइएगा। तो मुझे लगता है कि रविदास भाई जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। रविदास जी कम से कम जनता को सही पिक्चर बताइए। आजमगढ़ और रामपुर से सबक लीजिए, वरना स्थिति और गंभीर हो जाएगी। इसीलिए जो योगी मॉडल को, चाहे वो उत्तरांचल हो, हमारे पास समय का अभाव है, इस बहस को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। योगी मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है, परंतु उत्तर प्रदेश के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी अन्य बहस में, किसी अन्य मुद्दे को लेकर के। यह थी योगी मॉडल की चर्चा की बात। योगी मॉडल कितना सक्सेस है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल अगर देश के बाहर की बात की जाए तो योगी की सभाओं की मांग है, योगी के मॉडल की मांग है, और हर जगह अब ये बात होने लगी है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, असख्ती से भी ऐसी कि उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाए, फिर चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे जेल में भेजना पड़े, चाहे एनकाउंटर करना पड़े, तभी जनता खुशहाल रह सकती है। भ्रष्टाचार पे तो अंकुश लगा ही है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।